मिदनापुर और पीलीभीत थे। यहाँ की कानून व्यवस्था और क्राइम का सुपरविज़न का काम मेरे कार्यालय या मेरे द्वारा किया जाता था। आज की घटना जनपद बदायूं से संबंधित है। थाना है सिविल लाइन। तारीख थी 11 जून 2020। समय शाम का 5 बजे। ग्राम बुद्ध विहार बुधवाई के रहने वाले जयवीर सन ऑफ शिव सिंह ये थाने पर आए। थाने पर कोतवाल यानी इंस्पेक्टर इंचार्ज यानी एसएचओ यानी प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश गौतम मौजूद थे। वहां पहुंचकर जयवीर ने बताया कि 7 जून 2020 को मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया था, जहां मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब थी। मेरे घर में मेरे माँ बाप अकेले थे। मैं वहाँ से लौट कर आया जब आज 11 जून को, तो मेरे पिता घर पर नहीं थे। मेरी माँ रो रही थी और मेरी माँ ये कह रही थी कि पिता पिछले 3-4 दिनों से लापता हैं। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद से वो लापता हो गए। उनका आज तक कोई पता नहीं लगा और मैंने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। मैं गाँव वालों को साथ लेकर, हम उम्र लड़कों को साथ लेकर आसपास मैंने भी तलाशना शुरू किया। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वो घर से अपने खेत पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन संभवतः वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि खेत पर जाकर मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर आने की कोई सूचना नहीं मिली। मैं जब ढूंढने लगा तो मेरे पिता की लाश गांव के ही वीरेंद्र सिंह के खेत में सड़ी गली पड़ी हुई है। मैंने चेहरे और उनके कपड़े से पहचान लिया कि ये मेरे पिता ही हैं, जिनका नाम शिव सिंह था। ओम प्रकाश गौतम जो प्रभारी निरीक्षक यानी कोतवाल थे थाना सिविल लाइन के, उनको समझने में देर नहीं लगी कि हत्या हुई होगी। उन्होंने फ़ौरन एक तहरीर जयवीर से ली और उस तहरीर पर क्राइम नंबर 162/2020 पर धारा 302 और 201 यानी हत्या और हत्या के साक्ष्य को छिपाने या मिटाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने की बात की वही फॉर्मेलिटी, वायरलेस से सभी को सूचना देना, अधिकारियों को बताना कि सभी मौके पर पहुँचें, सभी यूनिट्स को बताना कि तत्काल मौके पर पहुँचें, भीड़ है, साक्ष्य मिट जाएंगे या साक्ष्य के ख़त्म होने की संभावना है। ये सब सारी बातें, सब सूचनाएं जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये सब जगह सारे कंट्रोल रूम्स को भेजकर इंस्पेक्टर खुद अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर काफ़ी गांव वाले थे और गांव वालों की भीड़ थी। लाश के सड़ने की बदबू खेतों से बाहर निकलकर जहां पर लोग खड़े हुए थे वहां तक स्पष्ट आ रही थी। जितने लोग भी खड़े हुए थे सब अपने नाक में, महिलाएं थीं वो अपनी साड़ी से ढके हुए थीं और जो पुरुष थे वो अंगोछे या दूसरे साधन से नाक को ढके हुए थे। पहुंचते ही इंस्पेक्टर को ये समझने में देर नहीं लगी कि लाश बुरी तरह सड़ चुकी है। तपती जून थी, भीषण गर्मी थी। डेड बॉडी 24 घंटे से अधिक समय तक 24 घंटे से जैसे ही बीत जाते हैं उसमें सड़न और बदबू शुरू हो जाती है। सभी लोग इस बात का सभी लोगों को अंदाज़ा होगा कि उनके घर परिवार रिश्तेदार में जब किसी परिजन की इस तपती धूप में मृत्यु होती है और किसी का वेट करने के लिए बॉडी को एक आध दिन रखना होता है, तो उन्हें बर्फ़ की सिल्लियों से अगल बगल ढक के रखा जाता है और आसपास बहुत ढेर सारी अगरबत्ती और धूप बत्ती भी जला दी जाती है, क्योंकि इतना इंतज़ाम करने के बाद भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कारण बॉडी में हल्की हल्की सड़न आने लगती है। और वो तो खेत में पड़ी थी, कोई बर्फ़ नहीं, कोई सिल्ली नहीं, दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास और बॉडी के भीतर का जो लिक्विड है, जो रसायन है, वो उस ताप में बाहर निकलने को आतुर होता है। शरीर फूल जाता है, स्किन काली पड़ जाती है और इस केस में तो स्किन जगह जगह फट गई थी और जो वाटरी कंटेंट होता है शरीर का उस फटे हुई स्किन से बाहर आ रहा था।
मैं इस बीभत्स दृश्य को आपको इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ी देर बाद ही इन्हीं पुलिस वालों को इस लाश का पंचायतनामा भी करना है, इस लाश को सील भी करना है और फिर इसको मॉर्चरी के डेस्टिनेशन तक पहुंचाना भी है। इतनी बुरी कंडीशन में, इतनी ख़राब कंडीशन में पड़ी हुई इस लाश को इस तरह से यही पुलिस वाले इसको पंचायतनामा भर के वहाँ तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले डॉग स्क्वाड का वेट किया जाता है कि इसके पहले कि वहाँ पर कोई चेंज हो जाए लोगों के आने जाने से, डॉग स्क्वाड अगर कोई स्मेल से मदद मिल सके उसकी स्मेल से, तो डॉग स्क्वाड को लाया गया। बॉडी के पास उसको तमाम जगह ज़मीन पर उसकी बॉडी के पास स्मेल ली उसने। वहाँ से वो सीधे रास्ते पर, जो रास्ता गांव को जाने का है, उसी रास्ते पर चल निकला। काफ़ी दूर जाने के बाद फिर वो भटक गया। डॉग हैंडलर से इंस्पेक्टर ने पूछा क्या इंटरप्रिटेशन है। उसने कहा साहब देखिए, जो भी कोई आदमी है वो गांव से ही आया है और गांव को ही गया है, तो उसकी डबल स्मेल इसको मिल रही है, इसलिए थोड़ी दूर तक गया। अदरवाइज़ जो ऑब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट है जिसकी स्मेल की हमें ज़रूरत है, जो लाश के पास होनी चाहिए, उसको बॉडी की जो बदबू है उसने ओवर पावर कर दिया, इसलिए वो स्मेल वीक है। लेकिन यहाँ आकर वो स्मेल स्ट्रांग हो जाती है, ये थोड़ी दूर तक स्ट्रेट लाइन में चला है। खैर वो भी अपना काम करके चला गया, लेकिन उसने ये हिदायत की कि क्राइम सीन को प्रिजर्व करके रखिएगा, हो सकता है दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े। फील्ड यूनिट के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपना काम किया। कोई फिजिकल एविडेंस मौके पर नहीं मिला। फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ और ब्लड के सैंपल्स, मिट्टी के सैंपल्स लेकर वो भी यूनिट वापस चली गई। सर्विलांस के लोगों ने, क्राइम ब्रांच के लोगों ने कुछ मोबाइल नंबर इकट्ठा किए। मृतक के पास भी एक मोबाइल था जो घर में रहता था, जिसका कभी कभार वो इस्तेमाल करता था। वो, उसके लड़के, उसकी पत्नी, टोला पड़ोसी, आसपास के लोगों के नंबर लेके और फिर वो भी वहाँ से चले गए। सब लोग चले गए। अब पंचायतनामा का समय आ गया। पंचायतनामा भी फिर वैसे ही भरा गया जिसके बारे में मैं कल आपको बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ। सड़ती डेड बॉडी, दुर्गंध, भीषण दुर्गंध, स्किन फटी हुई, वाटरी कंटेंट बाहर आ रहा। ऐसे में चोटों को देखने के लिए उसको उलटना पलटना, और फिर पंचायतनामा कई पन्ने में होता है, जिसमें बॉडी के फोटोग्राफ बने होते हैं, पूरे शरीर के, हाथ के, पैर के, सिर के। और पंचायतनामा भरने वाले अधिकारी को उसको जो शरीर पर चोट दिखाई देती है वो डायग्राम में वहाँ उसे मार्क करना होता है। जितनी लंबी चौड़ी चोट उसको नंगी आंखों से दिखाई देगी, उतना ही वो पंचायतनामा में जो लाश के का डायग्राम है उसमें उसको वो मार्क करता है। खैर पंचायतनामा भरा गया, बॉडी सील की गई, बॉडी बैग में रखी गई और गांव से ही एक ट्रैक्टर बुलाया गया, क्योंकि वो न कोई कस्बा था वहाँ पर, न टेम्पो ऑटो चलने की वहाँ कोई सूचना थी, न वहाँ चलते थे। तो किसी को घेर घार के पुलिस वालों ने टेम्पो वाले को बुलवा लिया। टेम्पो में पीछे ट्रॉली में जो पुआल होता है उसको रख के और उसके ऊपर बॉडी रख दी गई, ताकि बॉडी, चूँकि ट्रैक्टर की ट्रॉली में मूवमेंट बहुत होता है, हिलती डुलती बहुत है, गड्ढे में कूद जाती है, तो वो बॉडी इधर उधर न खिसके और बॉडी का कोई नुकसान न हो, सील्ड बॉडी का, इसलिए ढेर सारी पुआल डालकर उसमें बॉडी को रखकर अकेला ट्रैक्टर ड्राइवर वहाँ से बदायूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास जो चीड़घर है, जो पोस्टमार्टम हाउस है, वहाँ के लिए रवाना हो गया। चूँकि बॉडी रात में पहुँची, अगले दिन पोस्टमार्टम होना था। ओपीडी के बाद वही 1 बजे के बाद पोस्टमार्टम भी हुआ। पीएम रिपोर्ट भी रात में थाने पर आ गई। पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। और एक बात उसमें और थी कि उसके जो चोटें थीं उसमें जांघ की हड्डी यानी ब्रोकन थाई बोन का भी जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था। यानी कि गला घोटने से या गला घोटने के कारण दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु का होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित हुआ। फिर वही नॉर्मल रूटीन के अगले दिन सभी के बयान नोट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को दिशा देने के लिए गांव में पूरी टीम पहुंच गई। वहां पर मृतक के घर वालों का,
पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, जो जो लोग अंत्येष्टि के लिए वहाँ आए थे उनका, उन सब का बयान नोट किया गया। लेकिन कोई लीड नहीं मिली। बयानों से कोई लीड का मतलब कि बयानों में कोई ज़मीन का विवाद, पैसे के लेन देन का विवाद, कोई पुराना विवाद, कोई ख़ानदानी पुश्तैनी विवाद, इस तरह की कोई बात बयानों में नहीं आई। इंस्पेक्टर ने सभी टीमों से बात की। सर्विलांस वाली टीम से उन्होंने कहा साहब बहुत कुछ नहीं निकला इसमें। फिर उन्होंने इनसे बात की, फॉरेंसिक्स वालों से। उन्होंने कहा साहब कोई फिज़िकल एविडेंस नहीं मिला है, जो ब्लड सैंपल्स हैं वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन इससे भी कुछ निकलने वाला नहीं है। डॉग हैंडलर से बात की। डॉग हैंडलर ने कहा कि साहब आप एक काम ऐसा करिए कि जो उसके पुराने पहने हुए बिना धोए हुए कपड़े हों घर में मृतक के, उसको लेके किसी व्यक्ति को मौके पर भेजिए और सारे घर परिवार वालों को या ऐसे व्यक्ति जिन पे ज़रा सा भी शंका हो और उस गांव के रहने वाले हों उनको भी भेजिए, इनकी परेड कराएंगे। वहाँ पर एक बार फिर से मौके पर स्मेल लेके, और जो लोग नज़दीक खड़े होंगे, बहुत दूर तक नहीं जाना होगा, और इस समय बॉडी भी नहीं है, उसकी स्मेल जा चुकी है, तो हो सकता है हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए। वो इस आधार पे कह रहा था कि डॉग जिस तरह से स्ट्रेट लाइन में काफ़ी दूर तक गांव की तरफ गया था, उससे ऐसा लगता था कि उसे स्मेल मिल रही है, तो एक बार और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले दिन यही किया गया। मृतक का लड़का, मृतक की पत्नी, लड़के की पत्नी, मृतक के भाई और कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा किया गया और परेड कराई गई। तो डॉग बार बार मृतक की पत्नी के पास जाकर इशारा करने लगा। इशारा करने का मतलब वो भौंकने लगते हैं, उसकी तरफ जाकर वहाँ बहुत ही हेय दृष्टि से कुत्ता देखता है कि यही हमारा सब्जेक्ट है। फिर डॉग को मृतक के पुराने कपड़ों की स्मेल कराई गई कि देखिए ये स्मेल प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कराई गई तो वो वहाँ से सीधे भागा और मृतक के घर पर उसका कमरा जिसमें ताला बंद था उसके सामने जाकर वो इशारा करने लगा, यानी भौंकने लगा। उसमें ताला बंद था। इंस्पेक्टर ने कहा ये ताला कैसे बंद है? उनका साहब ये उनका मृतक का और का कमरा है जिसमें वो और उनकी पत्नी रहती हैं। चाबी मंगाई गई और तुरंत ताले को खोला गया। ताला खुलवाया गया तो उसमें शराब की खाली और भरी हुई 4 छोटी शीशियाँ, बोतलें जिसको कहते हैं, जिनको पौआ कहते हैं, क्वार्टर भी कहते हैं, तो ये 4 वहाँ पर मिली, और एक अपेक्षाकृत नई साइकिल उसमें कमरे के भीतर खड़ी हुई मिली। साइकिल देखकर मृतक के बेटे ने, जयवीर ने, ये पूछा कि अम्मा ये साइकिल किसकी है? न तो पिताजी की है और न घर में किसी और की है, ये यहाँ कमरे के भीतर कैसे खड़ी है और कैसे आ गई? लेकिन उसकी माँ कमलेश रानी ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने भी पूछा कि भाई साइकिल किसकी है? तुम्हारे कमरे में खड़ी है, तुम अभी तक इसी कमरे में थी, तो तुम बताओ किसकी है। लेकिन फिर कुछ वो नहीं बोली। इंस्पेक्टर को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ बात इसी में छिपी हुई है। उसने फ़ौरन महिला कांस्टेबल्स के साथ उस मृतक की पत्नी कमलेश रानी को थाने पर भेज दिया। चूँकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि ये भीड़ को देखकर शायद ये कुछ बताना नहीं चाह रही है, अकेले में ही इससे बातचीत की जाएगी। इंस्पेक्टर ने डॉग हैंडलर से और ढेर सारे इंटरप्रिटेशन पूछे, जो डॉग का मूवमेंट हुआ था परेड के बाद, उसके बाद वो घर तक आया था। ये सब पूछने के बाद और घर की अच्छे से तलाशी करने के बाद वो फिर वापस थाने पर आ गए। मृतक की पत्नी कमलेश रानी से पूछताछ शुरू हुई। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को पूछताछ में लगाया गया। पहले तो एक ही बात पूछी जाती रही कि भाई ये बताओ कि ये साइकिल किसकी है, और जैसे ही साइकिल का नाम आता था वो चुप हो जाती थी। थोड़ी देर बाद महिला कांस्टेबल्स का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने सुओ मोटो अपनी तरफ से विशिष्ट श्रेणी वाली बहुत अच्छी पूछताछ शुरू कर दी। अच्छी वाली, फिर बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू कर दी, और ऐसा लगने लगा कि शायद अब सत्य बोलक यंत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जबकि महिलाओं से पूछताछ करने में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके पहले ही महिलाएं बता देती हैं अगर उनके पास कोई जानकारी होती है। लेकिन
इस केस में इसलिए सत्यबोलक यंत्र की बात बार बार वहाँ सब लोग कहने लगे कि साहब इसके कमरे में साइकिल खड़ी है, बाहर से ताला बंद है, बेटा कह रहा है हमारी नहीं है, मेरे पिता की नहीं है, मेरे घर में किसी की नहीं है, तो आखिर ये साइकिल इसके कमरे तक पहुंची तो इसे जानकारी होगी। जानबूझकर ये उसका नाम नहीं बता रही है, इसलिए कैसे भी हो ये नाम उससे निकलवाना है कि आखिर ये साइकिल किसकी है, और शायद हत्या की लीड इसी साइकिल के थ्रू मिल जाए। तैयारी शुरू की गई, ले आओ भाई, ले आओ ले आओ। आ गया यंत्र, और ऐसा लगा कि शायद बिना इसके प्रयोग के ये बताएगी नहीं। पहले तो फिर जैसे ही यंत्र लगाया गया और शुरू किया गया उसका ऑपरेशन, उससे पूछा गया कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये साइकिल आखिर है किसकी। उसकी समझ में शायद आ गया कि अब शायद ये भारी पड़ जाए और हमें न बताना भारी पड़ जाए, बताना ही पड़ेगा। और इसके पहले कि सत्यबोलक यंत्र का ऑपरेशन शुरू होता, उसने बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि साइकिल मेरे नंदोई राजेंद्र सन ऑफ विजय की है, जो गांव खिरिया, थाना अलापुर के रहने वाले हैं। नंदोई का मतलब मृतक के लड़के का फूफा, यानी जो वादी मुकदमा है जयवीर, इसका फूफा, इसका सगा फूफा था नंदोई, उसका जो लगेगा राजेंद्र। ये पूछा गया कि भाई इसकी साइकिल यहाँ कैसे खड़ी हो गई और यहाँ क्यों आ गई, क्या तुम्हारा संबंध था। फिर थोड़ी थोड़ी विशिष्ट वाली पूछताछ की तरफ लोग बढ़ने लगे, अगली श्रेणी वाली पर। फिर वो चुप हो गई, बिल्कुल एकदम शांत हो गई, आगे की बात बताना नहीं चाह रही थी। फिर उसने बताना शुरू किया कि राजेंद्र का इधर 3-4 सालों से मेरे यहाँ आना जाना ज़्यादा हो गया, वरना वो हमेशा किसी प्रोग्राम या शादी ब्याह में ही आते थे। एक घटना मेरे साथ ये हुई कि मैं फ़ोन चलाती थी, नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन, जिसमें सिर्फ सुनना या सुनाना दो ही चीज़, यानी इनकमिंग आउटगोइंग के सिवा उसमें और कोई फीचर नहीं थे। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि मुझे भी वो फ़ोन दिलवा दो जिसमें लोग पिक्चर देखते हैं, जिसमें वो मूवी को बता रही थी कि जिसमें लोग पिक्चर सिनेमा देखते हैं, हमें वो वाला फ़ोन चाहिए। इस पर उसके पति ने कहा कि इतना महंगा मोबाइल मैं नहीं दिला सकता, बहुत महंगे होते हैं ये मोबाइल जिसमें सिनेमा चलता है, और तुम्हें इस बुढ़ापे में पिक्चर देखने का शौक़ कहाँ से आ गया। इस पर कमलेश रानी ने कहा कि गांव की ज़्यादातर महिलाओं के घर वालों ने उन्हें ये फ़ोन दिलवा दिया है, और वो अपने लड़कों या रिश्तेदारों से सामने से मुंह देखकर बात करती हैं। फ़ोन में उसका मुंह आ जाता है, ये अपनी बात करती हैं, उसको देखती हैं, वो जो पूछती हैं वो बताता है, या बताती है, वो जो पूछती है ये बताते हैं। तो आखिर मुझे भी शौक़ है, हम भी अपने रिश्तेदारों से मुंह देखकर फ़ोन पर बात करना चाहते हैं। इसके बाद फिर मैंने अपने पति से कहा कि बुढ़े तुम हुए होगे, मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ। इतना सुनते ही उसने तमाम गाली गलौज देनी शुरू की और कई थप्पड़ों से रसीद कर दिए। ऐसा उसने बताया पूछताछ में, और उसके बाद उसने कहा कि मैं चुप हो गई, मेरे पास चुप होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। ये घटना हुई थी उसी के कुछ ही दिन बाद मेरे नंदोई राजेंद्र मेरे घर आए। मैंने उनको बताया कि फ़ोन के लिए किस तरह मेरे साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मुझे थप्पड़ मारे हैं। राजेंद्र ने कहा कि भाभी आपको बताना चाहिए था, फ़ोन में दिला देता, बहुत बाज़ार में ढेर सारे सेकेंड हैंड फ़ोन मिलते हैं, ये वाले जिसको तुम कह रही हो कि पिक्चर वाले मोबाइल फ़ोन चाहिए। दरअसल वो एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रही थी। उन्होंने कहा मुझे बताना, फ़ोन करती, मैं लेके आता। जैसे जैसे इसका मॉडल बदलता रहता है, लोग पुराना मॉडल बेच देते हैं और वो बहुत सस्ते में बाज़ार में मिल जाता है। लेकिन एक बात बताओ, अभी उन्होंने इसी बात के लिए तुम्हें पीटा है भाई साहब ने, और तुम्हारे पास ये मोबाइल आ जाएगा, वो तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी। उसने कहा मैं बता दूंगी कि मेरे पास थोड़े पैसे थे और मैंने बाज़ार से मंगवा दिया, जो बाकी पैसे हैं वो हम धीरे धीरे करके पूरा कर देंगे। सेकेंड हैंड है और बहुत सस्ता है, दाम में कुछ 2000 बता दूंगी। उसके बाद वो चलाना नहीं समझ पा रही थी, तो बीच बीच में राजेंद्र को, जब उनके पति नहीं होते थे, बुला लेती थी और राजेंद्र आके उसको ऑपरेट करना। उसका इंटरेस्ट था कि वो पिक्चर जो लोग देखते हैं वो कैसे देखते हैं, और दूसरा ये था कि मुंह देखकर आमने सामने बात कैसे करते हैं। राजेंद्र ने धीरे धीरे सारे ऑपरेशन उसको बता दिए और वो एंड्रॉयड चलाना सीख गई।
कमलेश रानी ने आगे बताया कि फिर राजेंद्र ने मुझे वो वाली वीडियो भेजनी शुरू की और मुझे उसकी आदत पड़ गई। जिस दिन वो नहीं भेजता था मैं उस पर नाराज़ होती थी कि हमें वो वाली वीडियो चाहिए, और धीरे धीरे मेरे उसके संबंध हो गए। महिला कांस्टेबल्स ने जानबूझकर पूछा, कौन वो वाली वीडियो क्या होती है, साफ साफ बताओ। लेकिन फिर वो इशारों में वो सब बातें समझ गई, सब हंसने भी लगें कि हम समझ गए तुम कौन वाली वीडियो की बात करती हो। जब वो भेजता था तो इसका कहना है मैं अकेली उस वीडियो को देखती थी। इसके बाद जब बेटे की शादी हो गई, उसका बच्चा भी हो गया, तो मेरा और राजेंद्र का मिलना बहुत कम हो गया। बहुत मुश्किल से हम लोग मिल पाते थे। उसका कारण ये था कि बहू घर में रहती थी और किसी के आने जाने पर वो 10 सवाल पूछती थी, इसलिए न वो आता था न मैं उसको बुलाती थी। जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरे बेटे के ससुर की तबीयत बहुत सीरियस है और ये सारे लोग जाने वाले हैं ससुराल अपने ससुर को देखने के लिए, मैंने राजेंद्र को बताया कि ये सब 3-4 दिन के लिए ससुराल जा रहे हैं और अब तुम आ सकते हो, बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं। जैसे ही बेटा बहू गए और पति भी खेत की तरफ गया, कमलेश रानी ने राजेंद्र को बुला लिया। राजेंद्र को भी लगा कि बहुत दिन बाद चल रहे हैं। वो छोटी वाली शीशी की 4 बोतलें अंग्रेजी शराब की अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले गया। कमलेश रानी ने यह भी बताया कि जब मैंने कहा कि तुम आ जाओ तो उससे ये भी कहा कि ढेर सारी वो वाली फिल्में भरवा के ले आना, हम लोग देखेंगे। आते ही उसने पहले शराब पीनी शुरू की। अपना मोबाइल मुझे दे दिया। मैं वो वाली फिल्में थी वो देख रही थी, वो वीडियो देख रही थी और उसने शराब पीनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया, उसने कहा कि साइकिल मेरी बाहर खड़ी है, और मृतक के बारे में बताया कि भाई साहब मेरी साइकिल पहचानते हैं। ज़्यादा लोग तो नहीं पहचानते लेकिन वो पहचानते हैं। अगर वो बाहर से इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो साइकिल देख के भीतर ज़रूर आ जाएंगे, जबकि सामान्य रूप से वो भीतर नहीं आता था, बाहर ही वहीं बरामदे में सो जाता था और कमलेश रानी वहीं उसका खाना पहुंचा देती थी। वो भाग के बाहर निकल के गया और वो साइकिल उठाकर भीतर कमरे में ला के रख दिया, ताकि बाहर से आने जाने वाला कोई ये न पहचान ले कि मैं घर के भीतर हूँ साइकिल देखकर। लेकिन हड़बड़ी में वो साइकिल लेके भीतर आते समय दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया, सिटकिनी लगाना भूल गया, और वही हुआ जो होना था। शाम को करीब 5:30 बजे दरवाज़ा खुला था। खुला हुआ दरवाज़ा देखकर शिव सिंह सीधे भीतर आ गया और इन दोनों लोगों को, ये दोनों मोबाइल पर देख रहे थे कुछ, इनको देखते ही बिफर गया और दोनों को गाली देने लगा। वो टूट पड़ा राजेंद्र पर, उससे अपनी पत्नी पर, कमलेश रानी पर, और उससे मोबाइल छीन लिया। ज़ोर ज़ोर से गाली देने पर दोनों लोग डर गए कि इतनी ज़ोर से ये चिल्ला रहा है और भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, पड़ोसी अगर आ गए तो बहुत दिक्कत होगी। इतने में ही राजेंद्र गुस्से में खड़ा हुआ, बिस्तर से नीचे आया और राजेंद्र ने उसको वहीं पर गिरा लिया। वो चिल्ला रहा था तो एक उसी की पुरानी बनियान जो खूंटी पे टंगी हुई मिल गई, उसको उतार कर फाड़ के उसके मुंह में ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज़ न निकलने पाए। फिर वो भागने की कोशिश करने लगा तो कमलेश रानी ने बताया कि मैं उसके ऊपर बैठ गई। वो थोड़ा शरीर से कमज़ोर था, मैं मजबूत थी, मैं उसके ऊपर बैठ गई। और इसी बीच में मौका देखकर जो रस्सी एक उसे मिल गई कमरे में ही, उसी रस्सी से उसने मृतक के पैर बांध दिए। फिर भी वो हरकतें करता रहा तो फिर उसे पलटकर पीछे करके दोनों हाथ मैंने बांध दिए, ऐसा कमलेश रानी ने बताया। फिर अपनी साड़ी से उसका गला दोनों लोगों ने खींचकर कस दिया। गला तब तक कसते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया, लेकिन दरअसल वो मर चुका था। कमलेश रानी ने कहा, हम लोगों को तब भी शक हुआ कि शायद अभी जिंदा है। फिर हम दोनों लोग
दोनों शरीर से भारी थे, एक उसके सीने की तरफ और मैं उसके पैर की तरफ बैठ गई। घंटों हम लोग बैठे रहे। जब हाथ पैर में हल्की हल्की अकड़न शुरू हुई और हमें लगा कि अब ये मर गया, तो हम लोगों ने उसको तख्त के नीचे खिसका दिया। इस मारपीट में, इस उठापटक में कमरे का पूरा सामान इधर उधर बिखर गया था। सबसे पहले उठ के कमरे के सामान को अपनी जगह पर रख के ठीक ठाक किया, ताकि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को ये न लगे कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक करने के बाद घर के दरवाजे से बाहर निकलकर राजेंद्र ने ये देखा कि कितनी दूर खेत है, कहाँ ले जाना है, कहाँ फेंकना है, आसपास जो पड़ोसी हैं किसी के यहाँ कोई एक्टिविटी तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि गर्मी का दिन था, सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर ही सोते हैं। थोड़ी देर में वो लौट कर आ गया और उसने कहा खेत थोड़ा दूर है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ है, आराम से लाश को वहाँ फेंका जा सकता है। एक चादर निकाली। कमलेश रानी ने बताया कि मैंने एक चादर निकाली। उसने उसको चादर में अच्छे से लपेट के अपने कंधे पर लाद कर वहाँ से चल दिया। फिर मुझसे कहा कि तुम भी साथ आओ। मैंने मना किया। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, मैं कतई साथ नहीं जाऊंगी। तो राजेंद्र ने धमकाया कि मैं अकेले नहीं फंसूंगा, अपनी सलामती चाहती हूँ तो मेरे साथ साथ आओ। जितना मैंने किया है उतना तुमने भी किया है। फिर वो वहाँ से गए और रात में करीब 3 बजे के आसपास लाश को खेत में फेंक कर राजेंद्र और कमलेश रानी दोनों वापस आ गए। वापस आकर राजेंद्र कुछ घबराया हुआ था और उसने कहा कि मैं शराब पीऊँगा। मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही है कि अगर बात पता चली तो क्या क्या होगा। इसके बाद उसने शराब पी। फिर उसने बताया कि देखो हम 4 शीशी लाए थे कि अंग्रेज़ी शराब है, तुमको भी पिलाऊंगा। तुमने शराब नहीं पी है, तुमको भी पिलाऊंगा। और तब फिर उसके बाद दोनों लोग शराब पिएंगे, अंग्रेज़ी वाली। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो देखेंगे। लेकिन तब तक ये सब कुछ हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम भी पियो और हम भी पीते हैं। कमलेश रानी का ये कहना था कि मुझसे मैं कुछ कह नहीं सकती थी। जो कुछ हुआ था उसमें हम और वो दोनों ही बराबर के हिस्सेदार थे, इसलिए उसने भी शराब पी और मैंने भी शराब पी। इस बीच में सुबह 4 साढ़े 4 बज गया और वहाँ आवाजाही सवेरे की होने लगी गांव में। गांव में लोग फारिग होने के लिए खेतों में जाते हैं, बड़े बुजुर्ग वो आवाज़ भी लगाते हैं एक दूसरे को। तो कुछ शोरगुल सा सुनकर राजेंद्र फिर थोड़ा घबरा गया और सब कुछ वैसे ही छोड़ के उसने कहा मैं जा रहा हूँ, और चुपचाप वहाँ से निकल गया। 28 जून को राजेंद्र और कमलेश रानी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सभी साक्ष्यों सबूतों के साथ दोनों के विरुद्ध चार्जशीट 4 सितंबर 2020 को अदालत में दाखिल कर दी गई। अब आज की घटना में किसकी गलती है, हमें नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा कि किसकी गलती है। बहुत साफ दिख रहा था, क्योंकि कमलेश रानी जो गांव की अनपढ़ महिला थी, उम्र दराज भी थी, उसके बच्चे हो गए थे, बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चों की शादी भी हो गई थी, उसके नाती पोते भी थे। फिर भी उसकी कुत्सित मानसिकता, भोग विलास की लालसा, समय से तेज भागने की तमन्ना ने उसे कामांध बना दिया। अच्छे बुरे का फर्क भूल गई वो, और जो रही सही कसर थी वो मोबाइल फ़ोन ने पूरी कर दी। फ़ोन ने अचानक गांव के पर्देदारी की दुनिया से निकलकर जैसे यूरोप देखने लगी कमलेश, और सारी पर्देदारी और समाज की मर्यादाएं भूल गई। इसी तरह राजेंद्र भी बराबर का दोषी है। रिश्तों के ताने बाने को तार तार करके अपनी संतुष्टि के लिए वो भी सारी मर्यादाएं तोड़ गया और अपनी संतुष्टि के लिए एक निरीह व्यक्ति की हत्या कर दी। इस तरह से दोनों बराबर के भागीदार हैं इस क्राइम में भी, और गलती भी दोनों की बराबर की है, जिनकी वजह से ये क्राइम हुआ। ये मेरी राय है कि इन दोनों की गलती बराबर है।
और हमें उम्मीद है कि आप भी मेरी राय से सहमत होंगे। लेकिन अगर आपकी राय से इतर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।